हाँ, आप लोग किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बता दो क्लास दोबारा स्टार्ट होगी, ठीक है, ताकि आ जाएं बच्चे। ओके सर बस जी। 2 मिनट में मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 2 मिनट और दे देते हैं, बस 15-20 मिनट का लेक्चर रहेगा, मेन लेक्चर हमने पढ़ लिया, 15-20 मिनट रहते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एडिट साउंड्स के बारे में। आप लोगों की आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ जी रही सर है। आ रही है। ठीक है। एडिट साउंड के बारे में बात करेंगे। जो नॉर्मल साउंड्स हमें प्रोड्यूस होते हैं, जो नॉर्मली हम सुनते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एडिट साउंड अगर हों प्रेजेंट और अगर आपको सुनाई दे दें, तो आपने उसमें 3 चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले उसकी टाइप, उसके बाद उसका नंबर, एंड देन वो किस जगह पे है, उसकी साइट। ठीक है। और आप रिपीट करते हैं ऑस्कल्टेशन को अगेन फॉर द सेम रीजन कि आपने कोई म्यूकस प्लग तो बीच में नहीं है जिसकी वजह से साउंड अब नॉर्मल हो रहे हैं। सबसे पहले रोंकाए। देखें, ये जो बीच में मैं चीजें छोड़ देता हूँ इसको आपने पढ़ना जरूर है। ये जो बीच में कंटेंट में छोड़ देता हूँ, जैसे ये क्लॉजेस लिखे हुए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, बिकॉज ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इनको मेंशन नहीं करता। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रॉन्ग का है। These are the continuous musical whistling sounds produced by passage of air through narrowed airways। जितने भी narrowed bronchioles होंगे उनमें जो abnormal sound produce होगा because of the inflammation of those bronchioles or the pathology, any kind of pathology that can cause more narrowing of those bronchioles which are already very narrowed normally physiologically। उनकी और ज्यादा अगर नैरोइंग हो जाएगी तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो रॉन्ग का होगा। फिर से याद रखिएगा, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रोंक्यूल्स होंगे, जो नैरोड एयरवेज होंगे, क्योंकि अगर ये लार्ज एयरवेज होते तो साउंड टोटली डिफरेंट हो जाता। क्या पैथोलॉजी है कि जिसमें ये नैरोड और जो एयरवेज हैं ये ऑलरेडी जो नैरोड हैं और भी ज्यादा नैरो हो जाएं? कौन सी ऐसी पैथोलॉजीज हैं जो इन ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन करवाती हैं? एस्थमा और जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती हैं इन ब्रोंक्यूल्स की बिकॉज ऑफ द नैरोइंग, वो सारे के सारे रोंकाई प्रोड्यूस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एस्थमा, सबसे ज्यादा एस्थमा में आपको रोंकाई सुनाई देता है एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन। जब आप पूरा सांस अंदर खींच लेते हैं इंस्पिरेशन, या एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपिरेशन जब आप एकदम सांस बाहर निकालते हैं, तो इन दो टाइम पे आपको एक तो थोड़ा सा बिगिनिंग के मिली सेकेंड के बाद और बिल्कुल एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन आपको रोंकाई सुनाई देते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और सवियर एस्थमा, रोंकाई और ऑडिबल, उसका फिर कोई ताल्लुक नहीं है। जब सवियर हो गई है डिजीज, सवियर एस्थमा, बहुत ज्यादा सवियर भी नहीं, स्टेटस सवियर भी नहीं, उसमें तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता। लेकिन अगर सवियर हो गई है डिजीज, नैरोइंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ये एंड इंस्पिरेटरी है या एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपिरेशन है। इससे इसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। फिर आपको पूरी ब्रीदिंग में ही रोंकाई सुनाई देते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा नैरोइंग हो चुकी होती है। इन माइल्ड एस्थमा दे आर ऑडिबल एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन ओनली व्हेन पेशेंट इज आस्क्ड टू ओपन द माउथ, टेक अ डीप ब्रेथ। वही बात जो मैंने भी आपको बताई है, या तो आपको एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन मिलेंगे या एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपिरेशन आपको साउंड प्रोड्यूस मिलेगा रोंकाई का। कांस्टेंट लो पिच्ड रोंकस, अगर रोंकाई मुसलसल आ रहा है, नेवरदलेस यू आर इंस्पिरेटिंग, आपकी कोई इंस्पिरेशन है या एक्सपिरेशन है, आप इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, और मुसलसल रोंकाई आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है एक परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन है
जो मुसलसल नैरो, देखिए इन्फ्लेमेशन कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, रोंकाई की पिच बदलती रहेगी, इसमें ऐसा नहीं है, मुसलसल आ रहा है मुसलसल। तो उसका मतलब ये है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो परमानेंटली वहां मौजूद है, जो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। पार्शियली का क्यों वर्ड यूज किया गया, बिकॉज अगर पूरी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी ब्रोंकस को तो फिर तो साउंड आएगा ही नहीं, एब्सेंट होगा, लेकिन पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, विच इज ड्यू टू ट्यूमर और फॉरेन बॉडी, और बहुत सारी कॉजेज उसमें हो सकती हैं। स्ट्राइडर, इसी रोंकाई को आप बड़ी विंड पाइप मिले हैं, आप बड़े पाइप मिले हैं, आप इसको ट्रैकिया मिले हैं, आप इसको लेरिंग्स मिले हैं, आप इसको फेरिंग्स मिले हैं, यही रोंकाई स्ट्राइडर में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइप बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, सर्कमफेरेंस बड़ा है, जिससे वो एयर पास हो रही है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन है या कोई फॉरेन बॉडी है या फिर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे हम स्ट्राइडर कह देंगे फिर। ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है ये इस बात से नहीं है कि ये एक्सपिरेशन एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन है या इंस्पिरेशन है, इसमें पूरी इंस्पिरेशन में लाउडर होगा और पूरी एक्सपिरेशन में लाउडर नहीं होगा। ठीक है, रोंकस के बारे में देखा है, वो लिखा हुआ है इज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बट एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपिरेशन, एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपिरेशन। इन्हें यहाँ मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि FEV1 के बाद 1 सेकंड के बाद उसके बाद उतना साउंड रहता ही नहीं है एक्सपिरेशन का कि वो बहुत क्लियरली रोंकाई को सुनाई दे सके ऑस्कल्टेशन पे। तो फिर एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपिरेशन आपको रोंकाई क्लियर होता है, उसके बाद क्लियर नहीं होता, या फिर एट द इंस्पिरेशन इन माइल्ड डिजीजेस। क्रेपिटेशंस कह लें, क्रैकलिंग कह लें, ये भी साउंड ऐसे है, वो ये कहते हैं कि अगर सूखे पत्तों के ऊपर आप कदम रखें तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा, जो साउंड, उसको हम क्रेपिटेशंस कहते हैं। या फिर ये जो आपके बाल हैं कानों के करीब, इन बालों को आप आपस में रब करें तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल क्रेपिटेशनल साउंड होगा। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पे आप लंग साउंड्स, एडिड लंग साउंड्स की एक वीडियो है जिसमें 6-7 साउंड्स को डिफरेंशिएट करके सुनाया गया है, ओरिजिनल साउंड्स को रिकॉर्ड किया गया है, वहां से भी आप क्रेपिटेशन को सुन सकते हैं। क्रेपिटेशन साउंड कैसा होता है, ये कहते हैं कि अगर आपने एक मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, चल कर दी थी, हाँ वो कुछ सिग्नल का मसला हुआ था। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अगर एक विस्कस फॉर एग्जांपल फ्लूइड है, उसमें अगर आप एयर ब्लो करें, और जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई नेस्ले का जूस है और उसमें आप एयर ब्लो करें, वो जूस विस्कस जूस है, उसमें अगर आप एयर ब्लो करें तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो भी तकरीबन क्रेपिटेशनल साउंड कहलाता है। एग्जैक्टली सेम फिनोमेना भी यही है क्रैकलिंग साउंड के प्रोड्यूस होने का। bubbling of air through secretions in the bronchi which are actually very viscous and pulmonary cavities, इसमें जो secretions होंगी उनके बीच में से जब आपका ये सांस, आपकी ये ब्रीदिंग एयर गुजरेगी और टकराएगी तो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। किन किन चीजों में? ब्रोंकाइटिस की वजह से, ब्रोंकेक्टेसिस, आपने ब्रोंकेक्टेसिस के बारे में सुना होगा कि एक दिन में पेशेंट जो है वो एक एक कप स्पूटम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। और रिजॉल्विंग निमोनिया, उसमें भी अगेन आपको ट्रांसुडेटिव या एक्सुडेटिव सिक्रीशंस मिल सकती हैं, या फिर डायरेक्ट लंग एब्सेस में या पल्मोनरी एडिमा में भी आपको क्रेपिटेशनल साउंड्स मिल सकते हैं, और मोस्टली एट द बेस ऑफ द लंग्स। उन्होंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मोस्टली जो है वो छोटा निचला जो हिस्सा है लंग का वो इन्वॉल्व होता है। एक्सप्लोसिव रीओपनिंग ऑफ थिकनिंग, एक्सप्लोसिव रीओपनिंग थिक एंड एल्वियोलाई, वो एल्वियोलाई जिनमें कोई ऐसी डिजीज चल रही है जो उस पेरेन्काइमा की इंड्यूरेशन करवा रही है, हार्डनिंग करवा रही है इस हद तक कि उसमें एल्वियोलाइटिस शुरू हो जाए, या फिर इतना एडीमा आ जाए कि वो एल्वियोलाई को सही तरह ओपन ही ना होने दे। ठीक है, क्रॉनिक एडीमा हो, क्रॉनिक एब्सेस हो, क्रॉनिक एल्वियोलाइटिस हो, फाइब्रोसिस हो, कोई डिजीज जो क्रॉनिक है,
वो एक्सप्लोसिव एक रीओपनिंग करवाएगी और उसकी वजह से क्रेपिटेशनल साउंड प्रोड्यूस होगा। ये क्रॉनिक चीज एक्चुअली एल्वियोलाई का गेट ओपन नहीं होने दे रही होगी, और जब वो एकदम ओपन होगा तो क्रेपिटेशन साउंड आएगा। थोड़ी सी डिफरेंट होती है इनकी क्रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट एंड ट्रांजिएंट क्रेपिटेशंस होती हैं इन एक्सप्लोसिव रीओपनिंग, फ्रैंक क्रेपिटेशंस होती हैं इन ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में फ्रेश पल्मोनरी एडिमा क्रिएट हो रहा होता है, फ्रेश पल्मोनरी जो होता है वो सिक्रीशंस क्रिएट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको क्रेपिटेशन साउंड आ रहा होता है। जो एक्सप्लोसिव रीओपनिंग की वजह से जो हो रही है उसमें बहुत पुरानी पैथोलॉजी चल रही होती है, और वहां पे मैंने आपको कहा बड़ी ट्रांजिएंट क्रेपिटेशन, कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी, कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी। प्लूरल रब तब होता है, इसका लंग पेरेन्काइमा या एनाटॉमिकल डिफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लेयर्स का मसला है। जो आपके प्लूरा है उसका मसला है। आपकी जो पेराइटल लेयर है और जो आपकी विजरल लेयर है, इनमें से कोई भी लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लेम्ड लेयर, वो इन्फ्लेम्ड प्यूरल सरफेस जब जाके रब करेगी आपकी पेराइटल लेयर से या फिर आपकी विजरल लेयर से, जब रबिंग होगी तो जो एक साउंड प्रोड्यूस होगा वो प्लूरल रब का होगा। सो पता ये चला कि बेसिकली लंग के अंदर कोई मसला नहीं है, ना ब्रोंकाई का कोई मसला है, ना पेरेन्काइमा का, ना इटसेल्फ लंग टिश्यू का कोई मसला है। इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट लेयर एंड कवर लंग्स। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सारा मसला प्रोड्यूस होगा और प्लूरल रब का साउंड आएगा। और रब का साउंड एग्जैक्टली आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे साउंड आ रहा है जैसे दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, और वो टकराएंगी कब? तब जब लंग को आप बहुत जोर से इन्फ्लेट कर लेंगे, मैक्सिमम इन्फ्लेट कर लेंगे। तो जब आप मैक्सिमम इन्फ्लेट करेंगे तो फिर लंग बाहर की तरफ मूव करेगा। जब वो इन्फ्लेटेड होगा तो बाहर की तरफ मूव करेगा। जब वो बाहर की तरफ मूव करेगा तो प्लूरा जाके उस लेयर के साथ जब टच होगा, तो जब ये इन्फ्लेम्ड लेयर उसके साथ जाके टच होगी तो एक क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। और वो क्रैकलिंग साउंड बिल्कुल आप क्रेपिटेशनल साउंड और प्लूरल रब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट डिफरेंस कहां आता है? ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन या बिगिनिंग ऑफ एक्सपिरेशन पे आपको सुनाई देती है, बिकॉज उस वक्त लंग्स मैक्सिमम इन्फ्लेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई प्लूरल रब आपको सुनाई देता है। वोकल रेजोनेंस मैंने अभी पहले भी आपको बात की थी, वोकल फर्मेटस की तरह है, डिफरेंट सिर्फ एक है। वोकल फर्मेटस में आप उस पेशेंट को कहते हैं कि 111 बोलें, या ब्लू बलून बोलो, या फिर 99 बोलो, ठीक है, लो पिच वोवल्स बोलो। वो बोलेगा तो फिर आपको फर्मेटस सुनाई देगा, और आप पैल्पेट करके चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे उस हाथ की जगह आपने पैल्पेट नहीं, ऑस्कल्टेट करना है, लेकिन एग्जैक्टली सेम वर्ड्स बुलवाने हैं। बिल्कुल सेम कॉजेज हैं इनकी इंक्रीज और डिक्रीज होने की, सेम कॉजेज हैं। हमने वहां भी ये पढ़ा था कि अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है या तो प्लूरल थिकनिंग है, कोई कैविटी बनी हुई है, कोलैप्स है, या फिर वहां हार्डनिंग हुई हुई है किसी फाइब्रोसिस की वजह से। ठीक है, और अगर ये कम है तो इसका मतलब है नीचे कोई सिक्रीशंस हैं, कोई प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है, तो ये हमने दोनों बातें वहां पे पढ़ी थी फर्मेटस में। कॉजेज वहां लिखी हुई हैं 93 पेज पे, यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, तो वहां पेज पे रीजंस इनकी लिखी हुई है कि किसकी वजह से वोकल रेजोनेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां वोकल फर्मेटस के बारे में लिखा हुआ है कि किसकी वजह से वोकल फर्मेटस इंक्रीज होता है। तो दोनों की इंक्रीज एंड डिक्रीज की एक ही रीजन है। नॉर्मल वोकल रेजोनेंस अगर हो, कन्वेज द इंप्रेशन एज इफ इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड जस्ट एट द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप और चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप। आपको वहां पे अगर सुनाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके चेस्ट के करीब, तो इसका मतलब है नॉर्मल वोकल रेजोनेंस है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इंक्रीज कैसे। इफ इट सीम्स दैट साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड नियर द ईयर ऑफ द लिसनर, अगर तो उसके कान के करीब कोई आके उसे कुछ विस्पर कर रहा है, अगर ऐसा साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है वोकल रेजोनेंस बढ़ी हुई है। वोकल रेजोनेंस अगर बढ़ी हुई है तो इसका मतलब है नीचे कोई कैविटी है, कोई फाइब्रोसिस है, कोई हार्डनिंग है, कोई कुछ है नीचे। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो वोकल रेजोनेंस इंक्रीज्ड है। ब्रोंकोफोनी ऐसा लगेगा कि और अब ब्रोंकोफोनी उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा नाम दे दिया, वरना बात वही है। अगर बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड vocal resonance होगी तो उसे ब्रोंकोफोनी कह देंगे। Sometimes vocal resonance is so increased to the extent that it conveys the impression of being produced near the earpiece। जो आपने स्टेथोस्कोप के earpiece अंदर लगाए हुए हैं, ऐसा लगेगा इन हेडफोन्स में आवाज आ रही है। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक म्यूजिक जो है एक टेप पे लगा हुआ है दूर, आपको सुनाई दे रहा है, दूर टेप पे म्यूजिक लगा हुआ है, एक डेक पे म्यूजिक लगा हुआ है, आपको सुनाई दे रहा है, चलें ठीक है जी, ये तो नॉर्मल वोकल रेजोनेंस है। वही टेप को वो बिल्कुल आपके कंधे पे ला के उन्होंने रख दिया। ठीक है, अब वो डेक जो है आपके कंधे पे पड़ा हुआ है, अब आपको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है इंक्रीज हो गई है वोकल रेजोनेंस। लेकिन उसी डेक को अब आपने हेडफोन लगा के कान में लगा लिया है,
अब जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो ब्रोंकोफोनी है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशंस हैं। एगोफोनी में क्या होता है, समटाइम्स एक ब्लीटिंग सा, एक नेजल जैसे नाक से आप बोलते हैं उस तरह का एक ब्लीटिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है वोकल रेजोनेंस में, आपको सुनाई दे रहा होता है, और ये हमेशा तब आता है जब नीचे प्लूरल इफ्यूजन होती है। बस ये इसकी इंपॉर्टेंस है, और वैसे मैंने एगोफोनी कभी नहीं सुना। ठीक है, तो फिर आपको बस ये पता चल जाएगा कि ये जो ब्लीटिंग साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो साउंड है, ये जो ब्रीदिंग साउंड है, ये किसी एयर के अंदर से, एयर जो है ये अब किसी सिक्रीशंस के अंदर से, किसी फ्लूइड के अंदर से मूव कर रही है, उसकी वजह से जो साउंड होगा वो ब्लीटिंग होगा। विस्परिंग पेट्रोलिक है, इसमें पेशेंट को आप ये कहेंगे कि वो विस्पर करे वही वर्ड्स जो हमने वोकल फॉर्मेटस में या वोकल रेजोनेंस में हमने उसे बुलवाए थे, वो विस्पर करेगा। अगर वो ये विस्पर करे और वही वर्ड्स आपको क्लियरली तो कभी भी ऑस्कल्टेशन पे आपको सुनाई नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो सुनाई देना शुरू कर दें तो इसका मतलब है विस्परिंग पेट्रोलिक प्रेजेंट है। और अगर वो सुनाई देना शुरू कर दें, इसका मतलब है लंग पेरेन्काइमा में इंड्यूरेशन है, बिकॉज थोड़ा सा भी वो बोलता है तो उसका साउंड बड़ा क्लियरली सुनाई दे रहा है हमें स्टेथोस्कोप में। इसका मतलब है कि लंग का जो पेरेन्काइमा है नॉर्मल से ज्यादा सॉलिड हुआ है, फाइब्रोटिक हुआ है, और उसमें से साउंड तेजी से मूव कर रहा है और हमें स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस पे क्लियरली सुनाई दे रहा है, जो कि नॉर्मली सुनाई नहीं देता अगर पेरेन्काइमा नॉर्मल हो, विच इज फ्रेजाइल। तो फिर अगर ये ऐसा फ्रेजाइल नहीं है, अगर ये हार्डनिंग है, तो इसका मतलब है कि नीचे कोई डिजीज चल रही है। दैट इज विस्परिंग पेट्रोलिक। फॉल्स एक्सपिरेटरी टाइम, चेस्ट पीस को स्टेथोस्कोप के आप ट्रैकिया पे रखेंगे, पेशेंट को कहेंगे जितना सांस मैक्सिमम खींच सकते हो खींचो और उतनी ही तेजी से बाहर निकाल दो। टाइम जो होता है नॉर्मली जो टाइम होता है वो 4 सेकंड्स में, 4 सेकंड से कम में उसे एक्सपायर कर देना चाहिए सारी एयर को। लेकिन अगर उसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा या एस्दमा, अगर उसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है तो एक्सपिरेशन लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड एयर है वो निकलते हुए बड़ा टाइम लेती है। क्यों? क्योंकि ब्रोंक्यूल्स नैरो वे में, उसमें से एयर को गुजरने में बड़ा वक्त लगता है, तो एक्सपिरेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो जो पैसिव, मैंने आपसे पहले भी कहा था, साउंड आपको सुनाई देगा पहले सेकंड में ही, बाद में सारा पैसिव है, लेकिन एक्सटेंडेड जरूर है, लंबी जरूर है। अगर ये 4 सेकंड से अबव चली जाए एक्सपिरेशन का टाइम इंटरवल, तो इसका मतलब है कि कोई नीचे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है जो एयर को बाहर निकलने से रोक रही है। कॉइन टेस्ट, कॉइंट और सकशन स्प्लैश जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लिखे हैं तो हमने पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा हम किया नहीं है। नीमोथोरेक्स को चेक करने के लिए कॉइन टेस्ट किया जाता है, एक कॉइन को पीछे रखा जाता है और उसी कॉइन को जहां रखा गया है उसी जगह पे आगे स्टेथोस्कोप रखा जाता है, एक और कॉइन को लिया जाता है, उस कॉइन के ऊपर नॉक किया जाता है, ठीक है, उसे हिट करते हैं उसी कॉइन पे, जिस कॉइन को आपने पीछे कमर पे रखा था, लंग्स पे फॉर एग्जांपल हमने 10th रिब वाली जगह पे एक कॉइन को रखा और दूसरे कॉइन को उसके ऊपर हिट किया, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो आगे आपको सुनाई देगा। एक रिंगिंग मेटेलिक वो कहते हैं साउंड सुनाई देता है। अगर वो रिंगिंग मेटेलिक साउंड जो है सुनाई दे रहा है तो फिर इसका मतलब है कॉइन टेस्ट पॉजिटिव है, और इसका मतलब है अंदर एयर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें एयर के एको कर रही है। बेसिकली बताना ये चाहते हैं, जितनी एयर अंदर होगी उतना ज्यादा साउंड एको करेगा, जितना ज्यादा एको करेगा उतना आपको एक मेटेलिक रिंगिंग साउंड आएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं आना चाहिए, नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल सा एक डल सा साउंड आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा एयर नहीं है, नॉर्मल एयर है और साथ लंग टिश्यू भी है, तो इतना ज्यादा एयर नहीं आना चाहिए। लेकिन आपने हिट किया और इतना कोई साउंड प्रोड्यूस होना नहीं चाहिए था जितना आपको स्टेथोस्कोप पे ऑस्कल्टेट कर रहे हैं। इसका मतलब है अंदर एयर है जिसमें वो साउंड एको करते हुए आगे पहुंच गए और स्टेथोस्कोप पे एक रिंगिंग साउंड आ रहा है। वो रिंगिंग क्यों है? क्योंकि वो बार 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 सुनाई देता जाएगा, वो एको होता रहेगा, जिसको हम कहेंगे ये रिंगिंग मेटेलिक साउंड है। मेटेलिक क्यों है? क्योंकि कॉइन टू कॉइन हिट हुआ है, दैट्स व्हाई मेटेलिक है। सकशन स्प्लैश, कभी बहुत ज्यादा पानी पिया हो और एकदम उठ के बैठे हो तो आप एक आवाज आती है हमें स्टमक से जिसमें पानी इधर उधर हिट करता है स्टमक को, एग्जैक्टली वही पानी अगर लंग्स में है तो फिर अगर आप पेशेंट का जो चेस्ट है उसे कहें तुम जोर से हिलाओ, तो और अगर आपने स्टेथोस्कोप वहां पे रखा और वही स्प्लैशिंग साउंड आपको पानी का डिफरेंट जगहों पे टकराता हुआ सुनाई दिया तो सकशन स्प्लैश पॉजिटिव है। इसका मतलब है अंदर नीमोथोरेक्स के साथ साथ पानी भी मौजूद है, प्लूरल इफ्यूजन भी मौजूद है। एनीथिंग बच्चों, कोई कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए।
मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगा, और मैं दोनों लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है पार्ट 1 पार्ट 2 करके इनको डाउनलोड कर देता हूँ। एक रिकॉर्डिंग ना मौजूद नहीं है, उस रिकॉर्डिंग का कोई इश्यू था, मुझे समझ नहीं आया, मैंने उनको ईमेल भी की, मेरे ख्याल से वो पैल्पेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लेकिन वो आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, उसको आप खुद पढ़ सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग मैंने 2-3 दफा डाउनलोड की है, जो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तो वो सपोर्ट नहीं करती। उसको मैंने डिफरेंट प्लेयर्स पे भी चलाने की कोशिश की है, वो कोई मसला है, मैंने उनको बताया भी होने का, तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं फिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, बाकी सबकी है। ठीक है बच्चों, कोई और बात? नो सर। अब अच्छा ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बता दिया है, मैं 6:30 बजे हफ्ते वाले दिन, आप 6:30 से 8 बजे के बीच में अपलोड करके, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक्स मुझे फॉरवर्ड कर देंगे ईमेल्स में। ठीक है, 8 बजे के बाद फिर मैं आपकी ईमेल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसी के दरमियान में होगी तो मैं आपको अच्छे तरीके से उसको चेक भी कर लूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि ये इस स्लॉट में सबकी ईमेल्स आई नहीं है, तो मैं उनको चेक कर लूंगा। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को वाइवा है, टाइम मैं सेंड कर दूंगा, स्लॉट्स में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जिसमें जिस स्लॉट में जो दी गई हो, वो साइन की गई हो, प्लीज उसी में आ जाइएगा। कोई क्लैश है तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कर लें अपने टीचर से कि वो उसे चेंज कर लें। ठीक है जी, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।